साल 2018 में उड़ीसा के बोलांगीर जिले के पाटनगढ़ इलाके में साहू फैमिली रहा करती थी। इस फैमिली में टोटल 5 सदस्य थे। घर के बड़े सदस्य रविंद्र साहू जो एक कॉलेज में प्रोफेसर की पोस्ट पर थे, उनकी बीवी संयुक्ता साहू ज्योति विकास इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल की पोस्ट पर थी। उनका बड़ा बेटा जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और बेंगलोर में जॉब करता था, और घर की जो छोटी बेटी है वो फॉरेन कंट्रीज में स्टडीज़ कर रही थी। साथ ही जो रविंद्र साहू है, उनकी माताजी यानी कि शेखर साहू की दादी भी उनके साथ ही रहा करती थी। क्योंकि शेखर साहू घर का बड़ा बेटा था तो घर वाले उसकी शादी करने का प्लान बनाते हैं और रीमा नाम की एक लड़की से उसका रिश्ता तय कर दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है। अब दिन आ जाता है 18 फरवरी 2018 का, जिस दिन शेखर साहू और रीमा की शादी कर दी जाती है। इस शादी में शेखर साहू की छोटी बहन भी शामिल हुई थी जो फॉरेन कंट्रीज में स्टडीज़ कर रही थी, और सारे काम बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं। अब शादी को 5 दिन बीत जाते हैं और दिन आ जाता है 23 फरवरी 2018 का। शेखर साहू की छोटी बहन वापस जाने की तैयारी कर रही थी। वो सारा सामान पैक करती है और फिर दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। शेखर साहू की छोटी बहन को छोड़ने के लिए उसके पिता रविंद्र साहू भी साथ में गए थे और वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उसे छोड़कर वापस आने वाले थे। इसी दौरान जो शेखर साहू की माताजी होती है संयुक्ता साहू, जो ज्योति विकास इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल की पोस्ट पर थी, वो भी अपनी ड्यूटी पर चली जाती हैं। घर में केवल 3 लोग मौजूद थे, शेखर साहू, उसकी नई नवेली पत्नी रीमा और साथ में शेखर साहू की दादी। वक्त होता है सुबह के तकरीबन 11:40 का, जब शेखर साहू और उसकी बीवी रीमा किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। तभी इनके घर की डोरबेल बजती है। शेखर दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है तो बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ था जिसके हाथ में एक बड़ा सा ग्रीन कलर का बॉक्स था। वो बॉक्स शेखर को पकड़ाकर वो सिग्नेचर कराकर वहाँ से चला जाता है। क्योंकि इनकी हाल फिलहाल में शादी हुई थी तो शेखर को लग रहा था कि शायद किसी ने उनको शादी का गिफ्ट भेजा है। वो उस बॉक्स को लेकर अपने घर में आता है और उस बॉक्स को खोलने की तैयारी कर ही रहा था कि रीमा भी उसके पास ही आ जाती है, और साथ ही जो उनकी दादी होती है वो भी वहीं पर बैठी हुई थी। उस ग्रीन कलर के पार्सल पर लिखा हुआ था कि ये पार्सल रायपुर से आया है और किसी SK सिन्हा नाम के व्यक्ति ने इस पार्सल को भेजा है। यहाँ पर जो शेखर है वो अपनी बीवी रीमा से कहता है कि वैसे तो मैं किसी SK सिन्हा नाम के व्यक्ति को नहीं जानता, बाकी इस पार्सल को खोल के देख लेते हैं कि इसमें क्या भेजा गया है। और जैसे ही शेखर उस पार्सल का रिबन ओपन करके उसका ढक्कन खोलता है तभी वहां पर बहुत तेज ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट इतना तेज था कि उस घर के जो खिड़कियों के कांच होते हैं वो भी टूट जाते हैं। शेखर, उसकी बीवी रीमा और शेखर की दादी बहुत दूर जाकर गिरती है और उन्हें बहुत ही ज़्यादा गंभीर चोटें आती हैं। इस धमाके की आवाज़ सुनकर पड़ोसी भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस और साथ ही एम्बुलेंस को भी कॉल किया जाता है। अभी तक यहां पर पड़ोसियों को लग रहा था कि शायद इनके घर में सिलेंडर ब्लास्ट होने से ये धमाका हुआ है, लेकिन पड़ोसियों को ये मालूम नहीं था कि ये कोई सिलेंडर का ब्लास्ट नहीं बल्कि प्री प्लान्ड बॉम्ब ब्लास्ट था। तो आखिर कौन था जिसने सस्ते खेलते परिवार के पास एक बॉक्स में बम भेजा, और इनकी किसके साथ ऐसी दुश्मनी थी जो इस पूरे परिवार की जान लेना चाहता था। मानिए आज की इस कहानी को देखने के बाद आप भी सकते में पड़ जाएंगे कि कोई थोड़ी सी जलन के लिए पूरे परिवार की जान तक ले सकता है, क्योंकि इसमें जो कातिल और कत्ल का मोटिव बाद में मालूम चलता है वो जानकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में साहू फैमिली के इस केस के पीछे की पूरी सच्चाई जानते हैं। जोरदार धमाके के बाद शेखर साहू की दादी की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, जबकि शेखर साहू बहुत बुरी तरह से झुलस जाता है और उसको बहुत ही सीरियस चोटें भी लगती है। साथ ही उसकी पत्नी जो रीमा होती है उसका भी चेहरा और हाथ जल जाता है और वो भी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुई थी। पुलिस वहां पर आ जाती है। एम्बुलेंस के जरिए तीनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, क्योंकि शेखर साहू की दादी की ऑलरेडी मौत हो चुकी थी, लेकिन शेखर और रीमा अभी भी जिंदा थे। पर अनफॉर्चुनेटली जो शेखर है उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है। और इस केस में केवल एकमात्र जो सदस्य बचता है वो होती है शेखर की पत्नी रीमा। वो हालांकि बहुत ही बैडली इंजर्ड थी, लेकिन वो जीवित थी, बट वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। अब पुलिस अपनी इंटेरोगेशन स्टार्ट करती है और शुरुआती जांच में ही पुलिस को मालूम चल जाता है कि इस घर के किचन में कोई सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ था, क्योंकि घर का सिलेंडर उन्हें एज इट इज मिलता है। उसके बाद पुलिस यहाँ पर स्पेशल बॉम्ब स्क्वाड की टीम को बुलाती है, जो इंटेरोगेशन करने के बाद पुलिस को बताती है कि इस घर में एक प्री प्लान्ड ब्लास्ट किया गया है, क्योंकि वहाँ से कुछ ऐसे केमिकल्स के सैंपल मिले थे जो बॉम्ब बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और इसके
बाद ये कंफर्म हो जाता है कि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि आखिर किसने ये सब किया था। पुलिस सबसे पहले रीमा का बयान लेना चाहती थी, लेकिन रीमा अभी बोलने की स्थिति में नहीं थी। तो पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की छानबीन करती है, जिसमें उन्हें मालूम चलता है कि एक डिलीवरी बॉय इस पार्सल को उनके घर पे देकर गया था। अब ये उस डिलीवरी बॉय की तलाश शुरू कर देते हैं, किस कोरियर कंपनी का वो डिलीवरी बॉय था। और इसी सारी जांच में तकरीबन 1 हफ्ते का समय बीत जाता है। जांच में पुलिस को मालूम चलता है कि ये कोरियर जिस कंपनी ने डिलीवरी किया था उसका नाम स्काई किंग था, और पुलिस तुरंत स्काई किंग के ऑफिस में पहुंचती है। उस डेट के सभी पार्सल की डिटेल्स निकलवाई जाती है। साथ ही रीमा 1 हफ्ते के बाद इस स्थिति में आ गई थी कि वो पुलिस को अपना बयान दे सके, और उसने भी पुलिस को यही बताया कि 23 फरवरी 2018 को स्काई किंग कोरियर कंपनी की तरफ से एक कोरियर उन्हें मिला था। और क्योंकि पुलिस उसके बारे में ऑलरेडी पता कर चुकी थी, तो पुलिस तुरंत उस कोरियर कंपनी के ऑफिस जाती है, वहां से डिटेल्स निकलवाती है। तो पुलिस को मालूम चलता है कि ये कोरियर रायपुर से आया था और किसी एसके सिन्हा नाम के व्यक्ति ने इसको भेजा था। जब पुलिस इस नाम और इस एड्रेस को वेरीफाई करती है, तो पुलिस को मालूम चलता है कि कोरियर भेजने वाले ने अपना नाम और अपना एड्रेस भी गलत बताया था। यानी कि यहां पर भी पुलिस के हाथ कोई सफलता नहीं लगती है। अब पुलिस कोरियर कंपनी के सीसीटीवी खंगालती है, लेकिन वहां पर कोई सीसीटीवी में ऐसा संदिग्ध व्यक्ति उन्हें नहीं दिख पाता है, क्योंकि इस कोरियर कंपनी के ऑफिस के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे बहुत ज्यादा नहीं थे। 1-2 कैमरा जो लगा हुआ था उसमें भी चीजें डिटेक्ट नहीं हो पा रही थी। यानी कि पुलिस के सामने सवाल अभी भी ज्यों का त्यों था कि ये जो ब्लास्ट हुआ है ये किसने और क्यों कराया था। अब पुलिस शेखर साहू के दोस्तों, रिलेटिव और फैमिली मेंबर से इंटेरोगेशन करती है, लेकिन यहां पर उन्हें मालूम चलता है कि इस परिवार का किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था, और शेखर साहू भी नेचर का बहुत ही अच्छा लड़का था। अब यही पूछताछ में पुलिस को एक छोटा सा क्लू ये मिलता है, जब शेखर साहू की मॉम संयुक्ता साहू पुलिस को बताती है कि जिस स्कूल ज्योति विकास इंटर कॉलेज में वो प्रिंसिपल है, वहां पर कुछ दिनों पहले यानी कि तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले उनका एक व्यक्ति से झगड़ा हुआ था, और ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के कॉलेज में पढ़ाने वाला एक इंग्लिश का प्रोफेसर था, जिसका नाम पुंजीलाल मेहरा था। और संयुक्ता साहू पुलिस को बताती है कि किसी कारण से उनका थोड़ा सा विवाद उसके साथ हुआ था। वो इतना बड़ा भी विवाद नहीं था कि वो इनको बॉम्ब से ही उड़वा दे, लेकिन उसके बाद भी पुलिस जो है पुंजीलाल मेहरा को हिरासत में लेती है और इंटेरोगेशन शुरू करती है। हालांकि इस इंटेरोगेशन में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है, लेकिन पुलिस फिर भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। वो पुंजीलाल मेहरा की मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज स्कूल की सारी चेक करती है, जिसमें पाया जाता है कि पुंजीलाल मेहरा ना ही किसी कोरियर ऑफिस गया था, ना ही उसकी मोबाइल लोकेशन किसी कोरियर ऑफिस की थी। यानी कि पुंजीलाल मेहरा शक के दायरे से बाहर हो जाता है और पुलिस उसको छोड़ देती है। अब पुलिस यहां पर शेखर साहू और रीमा के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालती है, और इस कॉल डिटेल्स में पुलिस को एक नंबर मिलता है जो कि अननोन नंबर था। और पुलिस इस नंबर के ऑनर की जब तलाश करती है, तो मालूम चलता है कि ये नंबर रीमा के साथ कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के का था, और उसने रीमा की शादी होने से कुछ दिन पहले शेखर के नंबर पे कॉल किया था और उसे कहा था कि वो रीमा से शादी ना करे। अब पुलिस का पूरा जो शक है वो इस लड़के की तरफ जाता है। पुलिस उसके साथ डीपली इंटेरोगेट करती है, लेकिन वो पुलिस को बताता है कि वो रीमा को पसंद तो करता था कॉलेज के टाइम से ही, और इसीलिए उसने रीमा की शादी से पहले शेखर को कॉल करके ये कहा था कि रीमा से शादी ना करे। लेकिन उसके अंदर इतना भी साहस नहीं था कि वो कोई बॉम्ब बना के उन्हें बॉम्ब से उड़ा दे। लेकिन पुलिस को उस लड़के की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, और पुलिस के पास इसके अलावा कोई और क्लू भी नहीं था। इसीलिए पुलिस कोर्ट से परमिशन लेकर उस लड़के का पॉलीग्राफ टेस्ट कराती है, और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने पर पुलिस को मालूम चलता है कि इस लड़के ने जो भी पुलिस को बताया था वो पूरी तरह से सच था। यानी कि ये लड़का रीमा को पसंद तो करता था, और इसने रीमा की शादी तुड़वाने के लिए शेखर को कॉल भी किया था, लेकिन इस पूरे हत्याकांड में इसका कोई भी हाथ नहीं है। अब इस केस में पुलिस 100 से ज्यादा लोगों के साथ इंटेरोगेशन कर चुकी थी, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा था, और इसी के चलते उड़ीसा गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि अब ये केस क्राइम ब्रांच को सौंपा जाएगा, और इस केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब जैसे ही क्राइम ब्रांच की टीम इस केस को हैंडल करती है, वो सबसे पहले सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। उसके बाद वो फिर से उन सभी लोगों को इंटेरोगेशन के लिए बारी बारी से बुलाती है, जिनसे उड़ीसा पुलिस ऑलरेडी इंटेरोगेट कर चुकी थी। और ये इंटेरोगेशन थोड़ी सी हार्ड होने वाली थी, क्योंकि पुलिस के कंपैरिजन में क्राइम ब्रांच के सवाल थोड़े से तीखे थे, और उनका पूछताछ करने का तरीका भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था। अब ये इंटेरोगेशन चल ही रही थी कि पुलिस को यहां पर
पर एक लेटर मिलता है, यानी कि उड़ीसा पुलिस के पास बाय पोस्ट एक लेटर आता है जिसमें लिखा हुआ था कि आम लोगों को परेशान करना बंद करो। इस केस के पीछे बेंगलोर के 3 व्यक्तियों का हाथ है जिनके साथ शेखर साहू ने करोड़ों की धोखाधड़ी की थी, इसलिए आप आम लोगों को और निर्दोष लोगों को परेशान ना करें, इस केस की छानबीन बेंगलोर में जाकर करें। इस लेटर को उसी ने लिखा था जो इस केस से पुलिस का ध्यान भटकाना चाहता था, लेकिन ये लेटर ही पुलिस के लिए सबसे बड़ी सफलता साबित होता है। पुलिस के और क्राइम ब्रांच के ऑफिसर इस लेटर की फोरेंसिक जांच करवाते हैं ताकि इससे कोई फिंगरप्रिंट मिल सके, हालांकि ऐसा कुछ नहीं मिल पाता। लेकिन इस लेटर को जब क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स शेखर साहू के फैमिली मेंबर्स को दिखाते हैं, पहले तो उन्हें उस लेटर में कुछ भी अजीब नहीं लगता, लेकिन उसके बाद शेखर साहू की मॉम जो ज्योति विकास कॉलेज में प्रिंसिपल थी, वो इस लेटर को बार बार पढ़ती हैं और बार बार पढ़ने से उन्हें एक व्यक्ति पर शक जाता है, और ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के कॉलेज का इंग्लिश का वो प्रोफेसर पूंजीलाल मेहरा ही था। क्योंकि पुलिस उससे पहले भी इंटेरोगेशन कर चुकी थी, पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था, लेकिन इस बार संयुक्ता साहू पुलिस को बताती है कि इस लेटर को इंग्लिश में टाइप किया गया है, और क्योंकि पूंजीलाल मेहरा भी इंग्लिश का ही टीचर था और संयुक्ता साहू रोज उसे बात करते हुए स्कूल में देखती थी, तो वो कहती है कि इस लेटर में लिखे गए शब्द कहीं ना कहीं पूंजीलाल मेहरा की बोलचाल से मेल खाते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा एविडेंस नहीं था, लेकिन क्राइम ब्रांच के लिए इतना सा ही सबूत काफी था। वो तुरंत उस लेटर के आधार पर पूंजीलाल मेहरा को फिर से अरेस्ट कर लेती है, और इस बार जब उसके साथ सख्ती से पूछताछ होती है तो वो टूट जाता है और वो पुलिस को बताता है कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे उसी का हाथ है। पूंजीलाल मेहरा पुलिस को सारी सच्चाई बताता है। वो पुलिस को कहता है कि 2014 में वो ज्योति विकास इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल हुआ करता था, लेकिन उसी दौरान उस कॉलेज में शेखर साहू की मॉम संयुक्ता साहू की पोस्टिंग हो जाती है, और क्योंकि वो पूंजीलाल मेहरा से सीनियर थी तो यहाँ पर पूंजीलाल मेहरा को प्रिंसिपल पोस्ट से हटाकर संयुक्ता साहू को प्रिंसिपल बना दिया जाता है। और इसी के चलते पूंजीलाल मेहरा और संयुक्ता साहू में झगड़ा भी हुआ था, लेकिन फाइनली जो प्रिंसिपल की पोस्ट है वो शेखर साहू की मॉम संयुक्ता साहू को ही मिल गई थी, और इसी से पूंजीलाल मेहरा बहुत नाराज था। उसके अंदर बदले की आग जल रही थी, वो किसी भी तरह से संयुक्ता साहू से बदला लेना चाहता था, और इसी के चलते वो 2014 से लेकर 2018 तक इस बात के इंतजार में था कि उसे कभी ऐसा कोई मौका मिले। वो हमेशा इस बात को लेकर कोई ना कोई प्लान बनाता था कि किस तरह से वो संयुक्ता साहू के परिवार को खत्म कर सके, और ये मौका उसे 2018 में मिला जब संयुक्ता साहू के बेटे शेखर साहू की शादी थी। इस शादी में पूंजीलाल मेहरा भी शामिल हुआ था, और यहीं पर उसके दिमाग में एक प्लान आया कि क्यों ना शादी का एक गिफ्ट बनाकर उनके घर भेजा जाए, और उसी गिफ्ट को बनाने के लिए वो इंटरनेट का सहारा लेता है। वो इंटरनेट पर बहुत से वीडियोस, बहुत से आर्टिकल्स देखता है जिसमें बॉम्ब बनाने की विधि बताई गई थी, और वहीं से वो बॉम्ब बनाने की विधि सीखता है। और क्योंकि वो एक स्कूल का टीचर था तो स्कूल आईडी पर उसे केमिकल्स भी मिल जाते हैं मार्केट से इजीली, जो बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल होते हैं, और उन्हीं केमिकल्स की मदद से इंटरनेट पर देखकर वो एक पार्सल बॉम्ब तैयार करता है जो 23 फरवरी 2018 को वो शेखर साहू के घर भेज देता है, और जिस के ब्लास्ट होने से शेखर साहू और उसकी दादी की मृत्यु हो गई थी। पुलिस को बताता है कि उसने इस पार्सल को बनाने के बाद अपना डेली रूटीन चालू रखा, और अपने स्कूल से घर आने के बाद उसने अपना मोबाइल घर में ही छोड़ा ताकि उसकी लोकेशन घर की ही रहे। उसके बाद वो ऑटो रिक्शा लेकर रेलवे स्टेशन गया, वहां पर वो अपने चेहरे को ढककर रायपुर पहुंचा, और रायपुर से उसने स्काई किंग कोरियर कंपनी की तरफ से इसको जो है पार्सल भेजा, और क्योंकि उस कंपनी के ऑफिसेज में नॉर्मली कैमरेज नहीं होते हैं तो वहां से उसने इस पार्सल को भेजकर इस पूरे कांड को अंजाम दिया। उसके बाद वो शक के दायरे से तो बाहर हो गया था, लेकिन जब क्राइम ब्रांच ने फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो दोबारा से उसे जब इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया तो वो परेशान हो गया था, और इसी के चलते उसने उड़ीसा पुलिस को एक लेटर लिखा था जिसमें उसने एक फर्जी कहानी बनाई थी कि ये पूरी हत्याकांड के पीछे करोड़ों का घोटाला है जो शेखर साहू ने किया था, और इसी लेटर की गलती की वजह से वो दोबारा से शक के घेरे में आ गया और पकड़ा गया। अगर ये पूंजीलाल मेहरा उस लेटर को ना भेजता तो शायद इस केस को क्लोज ही करना पड़ता, असली कातिल कभी पकड़े ही ना जाते। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि कातिल चाहे कितना भी होशियार हो, कोई ना कोई गलती जरूर कर देता है, और इस केस में भी एक छोटी सी गलती की वजह से कातिल खुद ही पकड़ा गया, और इस तरह से इस पूरे केस का खुलासा हुआ। तो ये थी यहाँ पर उड़ीसा के साहू फैमिली के हत्याकांड के पीछे की पूरी सच्चाई। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।